बॉर्डर का तो ये हाल है इस वक्त, मैं आपको बताऊं कि चाइना और पाकिस्तान मिलके वहां बंकर्स बना रहे हैं और लोग बड़े सख्त तंग हैं। पाकिस्तानी फौज की जो मौजूदगी है उससे बहुत तंग है। बना लेती हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या हो रहा है कश्मीर का, जैसे अक्सर आपके जो रेडियो हिमालय है उस पर हम सुनते हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स जो है उसको कवर नहीं करते, नहीं बताते। लेकिन ये जरूर कई लोगों से मैंने सुना है कि ये प्रोटेस्ट इस तरह के भी होते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ वैसे भी निकाले जाते हैं। आपके ख्याल से वही है या कोई और बात है? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, ये वो प्रोटेस्ट हैं जो एक बगावत की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आप ये अंदाजा लगाएं कि ये चौथी जनरल स्ट्राइक हुई है पीओजेके में इस साल, और इस महीने जो है एक जनरल स्ट्राइक पूरे पुंछ डिवीजन में हुई और एक जनरल स्ट्राइक जो है वो मुजफ्फराबाद डिवीजन में कल हुई। और पाकिस्तान में जैसा कि आप कह रही हैं, अखबारों में भी नहीं खबर छपती, ना टीवी वाले उसको कवर करते हैं पाकिस्तान में, इसलिए बहुत सारे पाकिस्तान के खासतौर पर पंजाब के लोग जो हैं वो आपके जो ये जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं उसके साथ बॉर्डर होने के बावजूद लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। अब ये जो मुजाहरे हैं ये उस तरह के मुजाहरे नहीं है जो पहले होता था ना, कि लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए या पानी की कमी के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। ये मुजाहरे जो है, इसको अगर मैं अंग्रेजी में कहूँ तो ऐसे कहूंगा कि इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल दोज ग्रीवियंसेस एंड इट हैज डेवलप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ अ रिबेलियन। अब हुआ क्या है? हुआ ये कि तीली लगाई है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने जो पीओजेके का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जिसको एक्ट 1974 कहते हैं, जो पाकिस्तान ने ही बना के एक पपेट असेंबली के जरिए मंजूर करवाया था, उसके बाद उस 13वीं तरमीम आई, सॉरी, हाँ 13वीं तरमीम आई थी। 13वीं तरमीम में आपको याद होगा कि नेशनल अवार्ड दिया गया था, एनएफसी अवार्ड जिसको कहते हैं, यानी कि तमाम सूबों को पावर्स दी गई थी आसिफ अली जरदारी के दौर में गालबन, और उनको अपने टैक्सेस कलेक्ट करने के और रेवेन्यू अपना इस्तेमाल करने की पावर्स दी गई थी, जिसकी वजह से सेंटर के पास जो है वो पैसों की थोड़ी कमी भी हो गई थी पाकिस्तान में। और फौज का बजट जाहिर है बनाना होता है, तो फिर वो सेंटर के पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से फौज को पैसे देंगे। ये बैकग्राउंड है, इसीलिए और पाकिस्तान में 18वीं तरमीम कहते हैं उसको, जो पाकिस्तान की असम्बली में पास हुई थी। हमारे यहाँ वो 13वीं तरमीम थी पीओजेके में। अब ये फिर बीच में एक 14वीं तरमीम आई, अब 15वीं तरमीम लेके आ रहे हैं, और 15वीं तरमीम में ये बिल्कुल ही पीओजेके की असम्बली जो है इसको इसकी जगह पे पाकिस्तान का कश्मीर काउंसिल बना के, जिसमें 7 पाकिस्तानी होंगे और 6 पीओजेके के होंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कायम कर रहे हैं जिसके जरिए कश्मीर के अफेयर्स को रन किया जाएगा। अब ये कर रहे हैं कि हमारे जितने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं हमारी, और जितनी फाइनेंशियल मॉनिटरी पावर्स है वो भी ले रहे हैं, यानी हम टैक्स भी नहीं इकट्ठा कर सकते, और हमारे पास बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं होगा। हमारा जो सदर होगा वो गवर्नर बन जाएगा, और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसकी वैल्यू एक चीफ मिनिस्टर की होगी। अंदाजे दिगर बेसिकली बगैर आजाद कश्मीर को सूबा का नाम दिए, ये इसको एक सूबे की सतह पर नीचे लेके आ रहे हैं। इसके अलावा एक टूरिज्म एक्ट लाया जा रहा है जिसके तहत जो टूरिज्म के मामलात हैं वो 2 फौजी हाजर सर्विस फौजी जो है उन मामलात को देखेंगे, जिसका मतलब ये है कि हमारे कंट्रोल में वो भी नहीं होगा। इसके अलावा जितने हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे भी डायरेक्ट पाकिस्तान के इंतजाम में जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि इन्होंने फ्यूल टैक्स लगाया है पीओजेके के बिजली के बिलों पे। अब मसला ये है आरजू जी, आप खुद मुझे बताएं, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हमारे यहाँ तो बिजली के लिए फ्यूल इस्तेमाल ही नहीं होता, हमारी तो सारी बिजली पानी से पैदा होती है। तो किया इन्होंने ये है कि जो पंजाब में जो बिजली बनती है वह फ्यूल से बनती है, और वहां का जो खर्चा है वो कवर करने के लिए ये पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर फ्यूल चार्जेस लगा रहे हैं। इसके अलावा सियासी कैदी हैं बहुत सारे वहां पे, जिनको गिरफ्तार किया गया है, टॉर्चर किया गया है। कम से कम 2 को तो ब्लेडों से उनके जिस्म को छोटा छोटे कट लगा के उसमें मिर्चें डाली गई हैं। पूरा आप मेरे वीडियो देखें, हम रिपोर्ट करते रहे उसको, बकायदा वीडियोस भी उनकी दिखाई हैं।
तो ये जो जुल्म सितम हो रहा है, इसके खिलाफ अब तमाम जो सेक्शंस थे पीओजेके की सोसाइटी के, वो इकट्ठे हो गए। इसमें ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, वकला हैं, तुलबा हैं, टीचर्स हैं, पेंशनर्स हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं और सब जो है वो ये इस वक्त धरने दे रहे हैं। इसमें नॉन गेजेटेड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो भी हैं, जो वादा किया था कि 15% तनख्वाह बढ़ाएंगे, लेकिन वो नहीं बढ़ी। तो ये एक बहुत बड़ा है, और मेरा जो नारा था सियासत नहीं बगावत, लगता है कि वो अब गूंज रहा है। लेकिन सर, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ इसी किस्म की बात है जो आप कह रहे हैं कि वहाँ के असेंबली को खत्म करके या वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है उनको चीफ मिनिस्टर बना देंगे? जैसे इंडिया कश्मीर में भी तो उन्होंने वहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं और इस तरह से उसको जो है 370 हटाई गई, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा शोर मचाया। तो अब ये कोई आपको इस तरह की बात नहीं लग रही है कि पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि अब जो कश्मीर यहाँ पर है उसको अपना हिस्सा बताए, ताकि फिर एक नया एक या तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए या बिल्कुल ही आराम से बैठ जाए दोनों साइड्स, इंडिया भी पाकिस्तान भी? देखें, मसला ये है कि जो इंडिया में 370 खत्म हुआ 35 से, वो आर्टिकल्स वो थे जिनकी जो हैसियत है वो आर्जी थी, टेम्परेरी आर्टिकल्स थे, और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल थे। उनको लोकसभा में यानी पार्लियामेंट में अक्सरियत राय से कंसेंसस के साथ खत्म किया गया। और उसके बाद जो वहाँ डेवलपमेंट हुई है और जो दहशतगर्दी का जिस तरह से सरकोबी की गई है, वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है। अभी भी लाखों की तादाद में यात्री गए हैं अमरनाथ यात्रा पे। उससे पहले जनवरी से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक 1 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ टूरिस्ट गया है कश्मीर में। तो जाहिर है ये अमन की फिजा वहां कायम हुई है। दूसरा ये है कि जो भारत के जो है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, वो तो 1947 26 अक्टूबर के इलाके मुआहदा भारत के तहत भारत का हिस्सा है, लेजिटिमेट हिस्सा है, जिसको पूरी दुनिया मानती है। लेकिन जो पाकिस्तान का हिस्सा है, इसको जो है वो, ये तो पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर के हमले के बाद 1947 में इस पर कब्जा किया था, लिहाजा इसको मुतनाज़ा इलाका कहा जाता है, इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहा जाता है। जी, तो यहाँ पे पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं है कि वो इतनी बड़ी तब्दीलियां लेके आए, जबकि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन मौजूद है जो कहते हैं कि पाकिस्तान अपनी फौजें वहां से निकाले और प्लेबिसाइड कराए। लेकिन सर, साथ साथ ये भी है कि अगर आपने फौज की बात की कि पाकिस्तान वाली साइड पे जो कश्मीर है वहां पे फौज है, तो वो तो इंडियन साइड पे भी है, और फौज तो इसलिए भी रहती है होगी ना कि जाहिर है कि इन्हें या हमें जो है वो डर रहता है कि कहीं इंडियन साइड से कोई अटैक ना कर दे। तो फौज तो उनके यहाँ भी है, उनके यहाँ भी यही प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं पाकिस्तान से ना कोई आ जाए। आप मुझे जरा गिन के बताएं कि आज तक हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर कितने हमले किए? सर, किए नहीं है, लेकिन एक डर नहीं तो नहीं, मैं या एक पूछना चाह रहा हूँ सोच ना, तो होती मैं है ना। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। यार, हमने तो आज कभी तक एक हमला नहीं किया, जंग भी एक सारी हमला हमने ही शुरू की। हिंदुस्तान की तरफ से आज तक नहीं हुआ। बल्कि जब कारगिल की वॉर हुई है तो इंडियन एयरफोर्स को यह ताकीद की गई थी कि आपने गिलगित बल्तिस्तान की हदूद में दाखिल नहीं होना, इंडिया की हदूद में रह के आपने जंग लड़नी है। वरना आप क्या समझती है, कारगिल तो ऊंचाई पे था, इतने कुर्बानियां देने के बाद अगर भारतीय फौज जो है कारगिल वापस ले सकती थी, तो क्या वो नीचे स्कर्दू की तरफ नहीं आ सकते थे, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं आ सकते थे? लेकिन वो नहीं आए। इसी तरह से आज तक हमेशा 1947 से लेके कारगिल वॉर तक हमेशा पाकिस्तान ने हमला किया है कश्मीर के रास्ते इंडिया के ऊपर। अब यहाँ पे जो आपका सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान ने भी फौज रखी हुई है, उन्होंने भी फौज रखी हुई है। बज़ाहिर तो ये बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच है कि भाई ठीक है, भाई उन्होंने रखी है तो हमने भी रखी है। लेकिन इसके अंदर एक कानूनी नुक्ता है, और वो कानूनी नुक्ता ये है कि यूनाइटेड नेशन की 1948 की जो रेजोल्यूशन है उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि भारत को जम्मू कश्मीर में फौज रखने की इजाजत है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को एग्रेसर करार देके उसी रेजोल्यूशन में यह डिमांड की गई है कि पाकिस्तान अपनी फौजें निकाले, क्योंकि पाकिस्तान ने हमला किया है, तो पाकिस्तान पीओजेके से अपनी फौजें और कबायलियों को निकाले। अब सवाल आपको मैं इसी सवाल, आप ही के सवाल को एक और अंदाज में आपके सामने पेश करके फिर उसका जवाब देता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी इंडिया में तो पता नहीं 9 लाख फौज है, कोई कहता 10 लाख फौज है।
तो बात ये है कि अव्वल तो इतनी फौज नहीं है, ठीक है, मेरे पास उसके करेक्ट आदाद शुमार नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि देखिए ना, 120-40 किलोमीटर की पट्टी है और इस तरह 80 किलोमीटर, तो जोग्राफिकली टेरिटोरियली ही इतना बंदा वहां पे रखना जो है वो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाएं इस बात की तरफ कि अगर वहां पे फौज में इजाफा हुआ है, जो कि मैं कहता हूं कि 1947 के बाद फौजें चली गई थी काफी सारी इंडिया की, लेकिन उनको दोबारा आना पड़ा। तो क्यों आना पड़ा? वो इसलिए आना पड़ा कि पाकिस्तान बाज नहीं आता, दहशतगर्द घुसाता है, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजब मुजाहिदीन, ये दहशतगर्द जो है इनको कश्मीर से, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। उन्होंने वहां उद्यम मचाया हुआ। 1990 में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तान की प्रॉक्सी मजहबी तंजीमों की वजह से भागना पड़ा वहां से। सैकड़ों की तादाद में लोग वहां कत्ल हुए, जेनोसाइड हुआ उनका। तो इस वजह से फिर जाहिर है कि इंडिया को चूंकि यूनाइटेड नेशन ने भी ये जिम्मेदारी दी है कि भाई आपने जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वहां पे अपनी फौज रखनी है, तो फिर वो रखेगा फौज। वो तो एक लेजिटिमेट फौज है, एक कानूनी तरीके से आई हुई फौज है। पाकिस्तान की फौज कौन से कानून के तहत पीओजे के और पीओजीबी में बैठी हुई? लेकिन खैर सर, जहाँ पे इस किस्म की सिचुएशन हो, इतनी ज्यादा टेंशन हो, तो वहां पे तो खैर फौज तो जाती है, चाहे वो किसी भी कंट्री की हो। लेकिन लास्ट में मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि अब आगे आपको क्या लग रहा है? 75 ईयर्स हो गए पाकिस्तान को, जिसके इंडिपेंडेंस डे हम लोग मना रहे हैं, 75th ईयर चल रहा है, लेकिन कश्मीर का जो इशू है वो कब तक हल होगा, या ऐसे ही चलता रहेगा आगे भी? देखें जी, कश्मीर का मसला जो है ना, वो तो कल सुबह 15-14 अगस्त है, वो तो कल सुबह भी हल हो सकता है। परसों 15 परसों कर लें, 16 को कर लें, 17 को कर लें, वो तो मसला हल होने में कोई मसला ही नहीं है। वो मसला हल क्यों नहीं हो रहा? वो देखें, मेरी बात सुने, जब हमने अमन की तरफ जाना हो ना, अमन की तरफ, राइट, तो अमन की तरफ जाने के लिए जब दो मुतहारब ग्रुप्स आमने सामने बैठते हैं मुज़ाकरात के लिए और एक रोड मैप बनाने के लिए अमन की तरफ जाने का, उसमें जो बुनियादी चीज है वो ये है कि एक्नॉलेजमेंट। पाकिस्तान एक्नॉलेज ही नहीं करता अपने जो उसने जुल्म सितम किए। अगर आज पाकिस्तान की सरकार इतनी जुर्रत दिखाए कि वो ये कह दे कि जी आज तक जो कश्मीर पॉलिसी थी वो गलत थी, पाकिस्तान के साबिक हुक्मरानों ने और साबिक हुकूमतों ने हमारी जो फौज को इस्तेमाल करके कश्मीर पे चढ़ाई की थी 22 अक्टूबर 1947 की, 1971 में, 1999 में कारगिल में, ये सब गलत था। हम इससे अपने आप को अलग कर रहे हैं। हम एक्नॉलेज करते हैं कि ये उन सरकारों की गलत पॉलिसियों की वजह से था। हम अपनी फौजें जो है निकालने के लिए तैयार हैं। यूनाइटेड नेशंस बैठे, भारत का मंदूब बैठे, पाकिस्तान का मंदूब बैठे, तय करें, हाँ जी, वो पाकिस्तान कहे कि हम ये वापस हैंड ओवर करने के लिए तैयार हैं जम्मू कश्मीर को पीओजे के, और गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख को हैंड ओवर करने के लिए तैयार है। तो एक दिन में ये मसला हल हो जाता है। और आप पाकिस्तान जिसको कह रहे हैं, पाकिस्तान में एक दिन में इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है, उसके जो फ्लड गेट्स हैं वो खुल जाए इंडिया की तरफ से, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप एक्नॉलेज तो करें ना। आप एक्नॉलेज ही नहीं करते। आप हमारे लोगों को ब्लेडों से काट के उनके जख्मों में मिर्चें डालते हैं, उनसे कहते हैं बताओ तुम्हारे साथी कौन है और कौन कौन लोग हैं। मासूम सीधे साधे बेचारे पहाड़ी लोगों को आप इतना उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। तो आप तो बकरी को खुद भेड़िया बना रहे हैं ना। आप तो निहत्थे लोगों को मार मार के ये सबक सिखा रहे हैं कि भाई कल मैंने अगर बाहर जाना तो मैं भी सोचूंगा यार कोई पिस्तौल नहीं तो चाकू ही ले जाऊं साथ, कि पता नहीं मुझे को पकड़ ले। तो आप खुद लोगों को खूनख्वार बना रहे हैं ना। लोग तो खूनख्वार नहीं है। तो सबसे पहला ये है कि आप एक्नॉलेज करें, इसको तस्लीम करें। और आप जैसे पाकिस्तान में बैठी हैं, आप लोगों का काम है कि आप यूट्यूब के जरिए, मीडिया के जरिए सवाल करें अपनी सरकार से कि क्यों वो एक्नॉलेज नहीं। या तो मैं झूठ कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन झूठ बक रही है, या तो फिर ये है। अगर नहीं है तो मैं आपसे पूछता हूं
कि कहाँ है आपकी जुर्रत तहकीक और कहाँ है आपके कुव्वत गुफ्तार कि आप जो है अपनी ही सरकार को क्यों नहीं, व्हाई डोंट यू टेक योर गवर्नमेंट टू टास्क ऑन दिस इशू। देखिए ना, अमन, हमें अमन चाहिए एज पीओजेके के लोग, भारत के लोगों को भी अमन चाहिए, लेकिन आपको पता सबसे ज्यादा इस वक्त अमन की जरूरत किसको है? आपको, पाकिस्तान के गरीब अवाम को, जिनको टोपियां घुमाई जा रही हैं, कभी IMF का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आप लोगों को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है अमन की और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। तो आप ये बात उठाएं। आप, क्या आपको पता नहीं है कि सारा बजट आपकी फौज खा जाती है? आपकी सरकार बनना, बनाना और गिराना, उसमें किसका हाथ है ये आपको नहीं पता? आपको नहीं पता 22 अक्टूबर 1947 को हमारे रियासत पर किसने हमला किया? तो एक्नॉलेज करें इन चीजों को।